प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। विद्यार्थियों, आज मैं BA पार्ट फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट भारत के इतिहास का जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ वह है राजपूत युग, प्रशासन, समाज एवं संस्कृति। यद्यपि विद्यार्थियों आप सभी ये टॉपिक क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था इसलिए इस टॉपिक से संबंधित आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं होंगी और हो सकता है कुछ विद्यार्थी उस दिन लेक्चर में आए भी ना हो या उन्होंने मेरा ये लेक्चर अटेंड नहीं किया हो। इसलिए मैं आपके सामने इस टॉपिक को दोहरा रही हूँ। तो विद्यार्थियों, जैसा हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 8वीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। हमारा देश अनेक राजपूत राज्यों में बंट चुका था और ये सभी राजपूत राज्य आपस में अपनी योग्यता, अपनी श्रेष्ठता और अपनी साम्राज्यवादिता की नीति के वशीभूत होकर आपस में लड़ झगड़ रहे थे और अपनी क्षेत्रीय सत्ता का विस्तार कर रहे थे। यद्यपि भारत का 400 वर्षों का इतिहास राजपूत युग कहलाता है। ये 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का है और इसमें राजनीतिक दृष्टि से भारत में एक अराजकता, एक अव्यवस्था का युग था। अगर हम राजपूत कालीन प्रशासन को देखें तो यह प्रशासन पूर्णतः वैदिक संस्कृति पर आधारित था। राजपूत काल के सभी राज्यों में प्रायः राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और सामान्य जन में राज्य के प्रति, शासन के प्रति या कह सकते हैं कि राजनीति के प्रति चेतना का अभाव था। ज़्यादातर राजा निरंकुश होते थे, यद्यपि वो प्रजाहितकारी थे। राजा वैदिक धर्म और धर्मशास्त्रों के आधार पर शासन किया करते थे। शासन चलाने के लिए राजा ने अपने राज्य को छोटी छोटी जागीरों में विभक्त कर दिया था। इनके जो जागीरदार अथवा सामंत होते थे वो अपनी सेना की मदद से यहाँ शासन व्यवस्था की स्थापना करते थे और अपने क्षेत्र का या अपनी जागीर की रक्षा किया करते थे। राजपूत काल के शासन प्रबंध की प्रमुख विशेषता यहाँ की सामंतीय व्यवस्था थी। आगे चलकर यही सामंतीय व्यवस्था इन राजपूत राज्यों के विनाश का प्रमुख कारण बनी, क्योंकि सामंतों में भी राजपूत राजाओं के प्रति निकटता पाने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी और इस क्रम में ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। अगर हम केंद्रीय शासन का अध्ययन करें तो केंद्रीय शासन में राजा का पद सर्वोच्च था। राजा को दैवीय अधिकार से संपन्न माना जाता था, अर्थात ये माना जाता था कि राजा में ईश्वरीय अंश का समावेश होता है। चौहान वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार कहा गया है। शिवालिक स्तंभ लेख में उन्हें विष्णु का अवतार कहा गया है। इसी प्रकार प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम और द्वितीय अपने को नारायण स्वरूप मानते थे। भोज प्रथम अपने को आदि वराह का अवतार मानते हैं। राजा अपनी उपाधि भी इसी प्रकार की धारण करते थे। जैसे गुहिल वंशीय शासक अपनी उपाधि में परमेश्वर लगाते थे। इस प्रकार राजा का पद दैवीय अधिकारों से संपन्न हो गया था।
इस काल में राजा का पद पैतृक होता था, अर्थात राजा की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही शासन का अधिकारी माना जाता था। राजा, राज, महाराज, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर आदि उपाधियां धारण करते थे। ये उपाधि उनकी राजनीतिक स्थिति और शक्ति का प्रतीक थी। राजा अपने दरबार में सामंतों, दरबारियों और मंत्रियों से परामर्श करके नीतियों का निर्धारण करते थे। राजा के लिए ये माना जाता था कि वे धर्म शास्त्रों और जो वैदिक रीति रिवाज हैं उनके अनुसार चली आ रही परंपराओं और जन समूहों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शासन करेंगे। शासन का प्रमुख उद्देश्य भी लोक कल्याण ही था, या राजा प्रजा हितैषी होते थे। राजा ही समस्त शक्तियों का स्रोत थे। शासन चलाने के लिए वे अनेक मंत्रियों को नियुक्त करते थे। राजा के बाद जो प्रमुख कह सकते हैं कि मंत्री होते थे, उनमें महापुरोहित, महासामंत, सेनानायक आदि होते थे। राज्य में युवराज और रानी का स्थान भी बहुत ही ऊंचा होता था। युवराज राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था, जो राजा की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता था। राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के स्पष्ट नियम नहीं थे। यही कारण है कि अनेक बार राजा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष भी हो जाया करते थे। इस काल में रानियां भी प्रायः अपनी सैनिक योग्यताओं के बल पर अपना प्रभाव रखती थी। कश्मीर की रानी दिद्दा ने अपने पति की मृत्यु के बाद 22 वर्ष तक कुशलतापूर्वक शासन किया। चौहान वंशीय रानियों ने भी अपनी कुशलता का परिचय दिया। अजय राज चौहान की रानी सोमवल्ल देवी के सिक्के प्राप्त होना इसका ठोस प्रमाण है। अभिलेखों में तो रानियों का उल्लेख जौहर क्रिया, दान दक्षिणा देना तथा तीर्थ यात्राओं से संबंधित विवरणों से अधिक हुआ है, लेकिन कवि जयनक ने सोमेश्वर की राजमाता कर्पूर देवी की संरक्षिका के रूप में प्रशासनिक कुशलता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसी प्रकार बुंदेलखंड के चंदेल वंशीय शासक परमर्दी देव की पुत्री नायकी देवी चालुक्य नरेश अजयपाल की रानी थी, जिसने अजयपाल की मृत्यु के बाद उसके अल्पवयस्क पुत्र मूलराज को गद्दी पर बैठाया और शासन चलाया। मूलराज की माता नायिका देवी संरक्षिका थी और यही कारण है कि उसके समय में जब गुजरात पर मुस्लिम आक्रमण हुए तो रानी ने स्वयं अपने पुत्र मूलराज को गोद में लेकर उनके मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध किया और युद्ध का संचालन किया तथा आक्रमणकारियों को बुरी तरह पराजित किया। इस प्रकार हमें इस अध्ययन से पता चलता है कि इस काल में यानी राजपूत काल में रानियों की या स्त्रियों की दशा अच्छी थी और वो राजकाज के संचालन में, सैन्य संचालन में भाग लिया करती थी। अगर हम मंत्रीगण देखें तो मंत्रीगणों में अनेक मंत्री उच्च स्थान रखते थे, जैसे महामंत्री। इसका कार्य मंत्रियों के अन्य मंत्रियों के कार्यों को देखना था। यह प्रमुख मंत्री था, इसे प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। विग्रहराज चौहान के समय श्रीधर और सर लक्ष्मण पाल महामंत्री थे। कदमवास पृथ्वीराज तृतीय का महामंत्री था। ये अधिकारी राजा का एक तरीके से परामर्शदाता भी होता था। इसी प्रकार दूसरा अधिकारी संधि विग्रहिक था। यह कूटनीतिक पद था और यह विभिन्न राज्यों के मध्य मैत्री और संधि संबंधों को स्थापित करने की प्रमुख कड़ी था। इसलिए इसे युद्ध और शांति का मंत्री भी कहा जाता है। इसे विभिन्न भाषाओं और लिपियों का ज्ञान होता था।
तीसरा जो प्रमुख मंत्री था वो अक्षपटलिक था, जो राज्य की आय और व्यय का ब्यौरा रखता था। साथ ही वो दान और अनुदान दिए जाने का भी पूरा ब्यौरा रखता था। यह वित्त विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। चौथा मंत्री भांडागारिक था। यह राजकोष और आभूषणों के विभाग का अध्यक्ष था। परवर्ती काल में भंडार या भंडारी शब्दों का प्रचलन इसी अधिकारी के कारण हुआ है। पांचवा मंत्री महाप्रतिहार था। यह राजपूत राजा की अंगरक्षक सेना का प्रमुख था, जिसका काम था राज दरबार में अनुशासन बनाए रखना। साथ ही राज दरबार में इसका यह भी काम था कि ये देखे कि इसकी अनुमति के बिना कोई भी राज दरबार में प्रवेश ना करे। छठा और महत्वपूर्ण मंत्री महादंडनायक था, जो सैनिक विषयों का ज्ञाता होता था और सैन्य संगठन पर दृष्टि रखता था तथा युद्ध करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता था। सातवां मंत्री धर्मस्थ था। यह न्यायाधीश का पद था। धर्मस्थ के नाम से ही विदित होता है कि यह धार्मिक विषयों का ज्ञाता था और धर्म के आधार पर न्याय किया करता था। आठवां मंत्री कवियों और विद्वानों का मंत्री था। हमें विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि राजपूत कालीन राजा विद्वानों के संरक्षक थे। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि पद्म नामक एक मंत्री विद्वानों का सत्कार करता था और गोष्ठियों का आयोजन करवाया करता था। इस पद का सृजन कवि बांधव विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। इस प्रकार कुछ प्रमुख मंत्री थे जो विभिन्न प्रकार की राजा को नीतियों के निर्धारण में तथा शासन संचालन में राजा की मदद किया करते थे। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले टॉपिक में हम प्रांतीय शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे।